गरीब बहन का दलदल, अमीर बहन का शीशे का ससुराल। हे भगवान, इतनी ज्यादा रात हो गई है लेकिन इस नामुराद लड़की का अभी तक कोई अता पता नहीं है। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। जमाना इतना खराब है, जाने ये लड़की कहाँ होगी। अपनी माँ देवकी को चिंता में डूबे हुए देखकर गहना उसे संभालती है। माँ, आप ज्यादा घबरा रही हो, तारा आती होगी। हे भगवान, माँ तो रोई जा रही हैं। कहाँ हो तुम तारा? प्यारे प्यारे लम्हे लम्हे, प्यारी प्यारी बातें बातें, सपनों की दिन है सपनों की रातें। Where's the party tonight? Where's the party tonight? तारा, यू गेटिंग लेट। तुम्हारे मम्मी पापा घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जस्ट चिल युवराज, मेरे मम्मी पापा बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, सो यू जस्ट रिलैक्स, कम ऑन लेट्स डांस। काश कि मैं युवराज को बता पाती कि मैं एक गरीब चौल झोपड़पट्टी में से आती हूँ, जबकि ये कितना हाई फाई शीश महल से आता है। इसे पटाने में बहुत पापड़ बेले हैं मैंने। अपनी सच्चाई बताकर किए कराए पर पानी नहीं फेरूंगी। लेट नाइट क्लब पार्टी करने के बाद तारा अपने घर पहुंचती है। टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर उसके गरीब माता पिता देवकी और जनक उसके इंतजार में बैठे थे। तारा, ये कोई वक्त है लड़की जात का घर लौटने का? हाँ, कहाँ थी तुम इतनी देर तक? हे भगवान, आज तो वाट लगने वाली है तारा, सोच कुछ सोच। वो पिताजी, मैं कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठी थी, वहीं वक्त का पता नहीं चला, देरी हो गई। तभी तारा के मुंह से शैंपियन का भपका उठने पर गुस्से में देवकी उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। माँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, मैंने तुझे थप्पड़ मारा क्योंकि मैं तेरी झूठ पर झूठ बोलने की आदत से तंग आ चुकी हूँ। अरे जरा भी शर्म लिहाज नहीं तुझ में। तेरे बूढ़े बाप इतनी कड़ाके की ठंड में रोड पर रिक्शा चलाते हैं और मैं मजबूर होकर कोठी में झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ, तब जाकर इस घर का चूल्हा चलता है, और तू हमारी खून पसीने की कमाई ऐसे उड़ाती है। अब बस बहुत कर ली तूने पढ़ाई, अब तेरी शादी होगी और तू अपने ससुराल जाएगी। देवकी और जनक की दो बेटी थी, बड़ी बेटी तारा और छोटी बेटी गहना, लेकिन दोनों के स्वभाव में बड़ा ही अंतर था। तारा ख्वाबों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी, जबकि गहना परिस्थितियों को स्वीकारने वाली, सीधी साफ दिल वाली थी। थोड़े दिन में जनक दोनों के लिए रिश्ता ढूंढ कर लाते हैं, लेकिन तारा साफ इनकार कर देती है। बिल्कुल भी नहीं पिताजी, मैं इस 2 कौड़ी के गरीब लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी। सारी जिंदगी आपने और माँ ने गरीबी के सिवा मुझे दिया ही क्या है। मेरी जरूरत 2 वक्त की रोटी नहीं, मैं महलों की बहू बनकर राज भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं युवराज से प्यार करती हूँ, वो रजवाड़े खानदान से है, उसका अपना शाही शीश महल है, मैं उसी से शादी करूंगी। होश में आ लड़की, हमारे और उनकी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद तुझे अपने फैसले पर रोना पड़े। ये ऊंची इमारतें और महल देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, असल में उसके अंदर रहने वाली बहुएं खुशहाल नहीं होती हैं। माँ प्लीज, आप बस मेरी शादी करवा दीजिए, मैं खुश रहूंगी या फिर दुखी, कभी आपसे शिकायत करने नहीं आऊंगी। जाने तो देवकी, तुम्हारी बेटी की आंखों पर दौलत शौहरत की पट्टी बन गई है। गहना बेटी, तू बता, तुझे लड़का पसंद है? क्योंकि माता पिता का धर्म कन्यादान तक होता है। बाबूजी, आप जहाँ कहेंगे मेरी शादी वहीं होगी। जुग जुग जीती रह बेटी, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी हो जाती है, जहां अमीर बहन की विदाई के लिए उसके ससुराल से सोने चांदी की डोली आती है, जबकि गरीब बहन के ससुराल वाले एक गाड़ी भी बुक करने में असमर्थ थे। इसलिए टमटम में विदाई होती है, जिस पर अमीर बहन अहंकार से बोलती है, गहना, तुम टमटम में बैठकर अपने ससुराल जाओगी? तुम बस नाम की गहना हो, बाकी किस्मत तो तुम्हारी मिट्टी की है। खुश रहना अपने मिट्टी के सो कॉल्ड गरीब ससुराल में। मैं तो चली अपने शाही शीश महल के ससुराल में। भगवान करे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां मिले तारा दीदी। कब आएगा मेरा शाही शीश महल का ससुराल? मैं तो अपने आलीशान ससुराल को देखने के लिए बेताब हूँ। तभी कुछ दूरी से उसे शीशे का चमचमाता बहुत ही सुंदर महल दिखता है, जो कि काफी दूरी में फैला था, और काफी सारे नौकर जाकर स्वागत में खड़े फूल बिछा रहे थे, और आरती की थाली लिए सास सौदामिनी सोने में लदी खड़ी थी। आओ आओ मेरे घर की लक्ष्मी, तुम्हारे अपने शीश के ससुराल में स्वागत है। ये लो, इस सोने के कलश को गिराकर अंदर आ जाओ।
OMG, मेरा ससुराल तो किसी राजा महाराजाओं के शाही शीश महल जैसा है। ऐसा लग रहा है हीरे से तराश कर बना है। मैं तो यहाँ राज करूंगी। अंदर जाते ही वो सुंदर झूमर को देखती है जो कि शीशे का बना था। दीवारें भी शीशे की बनी थी जिसमें अपनी शक्ल देखते हुए तारा खुश होती है। अरे वाह, इस शीशे की दीवारों में तो चारों तरफ मैं ही मैं दिखाई दे रही हूँ। वाकई मैं सुंदर तो हूँ, भला की खूबसूरत हूँ मैं। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? किसे हाँ करूँ, किसे ना करूँ, किस किस की मैं परवाह करूँ? अब तो मैं राज करूंगी। अरे नहीं, अभी तक मेरा ससुराल नहीं आया, मतलब मैं ख्वाब देख रही थी। आओ बहू रानी, तुम्हारे शीशे के ससुराल में तुम्हारा स्वागत है, अंदर आ जाओ। माँ जी, कोई फूल नहीं बरसाएगा क्या? नौकर चाकर कहाँ है? अरे बहू, युवराज ने तुम्हें बताया नहीं था क्या? हमारे शीशे के घर में नौकर चाकर नहीं है, हम खुद इस महल की देखभाल करते हैं। अब बहू होने के नाते इस शीशे के ससुराल की सुंदरता को तुम्हें भी बनाकर रखना है। हे भगवान, ये तो वही मिसाल हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। इतना बड़ा शीशे का ससुराल है मेरा, लेकिन एक नौकर नहीं। मेरे तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। इस तरह अमीर बहन को अपने शीशे के ससुराल में हर पल धूल मिट्टी साफ करनी पड़ती। वहीं गरीब बहन को भले ही मिट्टी का ससुराल मिला था, गुजरते वक्त के साथ दोनों गर्भवती भी हो जाती है और दुख गरीब बहन के ससुराल वालों पर आ जाती है। अरे चलो चलो भाई, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी खाली करो मेरा घर। लेकिन मकान मालिक जी, आखिर आप हमारे परिवार को खाली क्यों करवा रहे हैं, जबकि हम तो टाइम से किराया भर देते हैं। अरे किराए की बात नहीं है भाई, दरअसल मेरी ये जमीन सरकारी जमीन में पड़ गई है और सरकार मुझे इस जमीन के बदले अच्छे खासे रेट दे रही है, इसलिए मैं इसे बेच रहा हूँ। अरे रहने दे वीर बेटा, शायद हम गरीब परिवार वालों को इस जगह पर इतने ही दिन का दाना पानी लिखा था। चलो यहाँ से चलते हैं। सब लोग भयंकर कड़ाके की ठंड के मौसम में रोड पर दर दर भटकने लगते हैं। चारों तरफ कोहरा छाया था, आसमान से बर्फ के गोले गिर रहे थे। तभी चलते चलते गर्भवती बहू का पांव सूज जाता है। माँ जी, मुझसे और चला नहीं जाएगा, मेरे पैर थकने लगे हैं। तेरे लिए तो ये सर्दी का कहर भरा मौसम काल है बहू, एक तो तू पेट से है, भगवान भी बड़ा निर्दयी है, सारे दुख हम गरीबों पर ढा रहा है। माँ, पिताजी, भाभी के पैर बहुत ज्यादा सूज गए हैं। आखिर हम लोग कब तक इतने ठंड में चलते रहेंगे? हमें कहीं तो सर छुपाने के लिए जगह ढूंढनी होगी। अब तो कोई चारा नहीं रह गया। थोड़ी दूरी पर हमारी पुश्तैनी जमीन है, वहीं चलते हैं, वहीं सोचेंगे आगे क्या करना है। गहना और उसका गरीब ससुराल थोड़ी दूरी पर एक दलदली जमीन के पास आकर ठहराव लेते हैं। अजी, ये दलदली जमीन का टुकड़ा भी हमारे किस काम का है? इस पर तो हम अपने लिए घर भी नहीं बना सकते। तभी गहना कुछ तोड़ लगाती है। थोड़ी दूरी पर मिट्टी के टीले दिखते हैं जो कि एक वक्त में घर हुआ करते थे। माँ जी, अगर हम कोशिश करें तो इस दलदली जमीन पर घर बसा सकते हैं। अरे बहू, ये कैसे संभव है? पता है तुझे, ये दलदली जमीन घुटनों तक धंसा हुआ है, हम इसमें नींव नहीं बना सकते। माँ जी, बना सकते हैं। माँ जी, इसमें इस सूखी मिट्टी को भरकर हम इस दलदल को समतल कर सकते हैं और फिर रह सकते हैं। चलिए मिट्टी लेके आते हैं। नहीं बहू, तू पेट से, तेरे लिए वजन उठाना बच्चे के लिए जोखिम भरा होगा। हम मिट्टी ढोते हैं, तुम बस ध्यान से मिट्टी भरना। जी माँ जी। सब लोग लगकर उस दलदले जमीन में मिट्टी भरते हैं, जिसके बाद आसपास के पेड़ों की लकड़ी से सब लोग मिलकर नींव बनाते हैं और घास फूस से छप्पर बनाकर उसी में बस जाते हैं। हे राम, अब जाकर थोड़ा सुकून आया है, वरना ठंड में सड़क पर पैदल चल चल कर हालत बदतर हो गई थी। माँ जी, पापा जी, दीजिए, मैं आप दोनों के पांव गर्म पानी से सेक देती हूँ। ठंड में चलकर आप दोनों के पांव सूज गए हैं। तभी गोमती की नजर गहना के पांव पर जाती है जो कि नीले पड़े हुए थे। बहू, पहले मुझे तेरी सेवा करने दे, देख कैसे पांव सूज गए हैं। गरीब ससुराल वालों को माफ कर देना, हमने तुझ पर इस ठंड के मौसम में बहुत सितम ढाए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए माँ जी, हम सब ने ही दर दर की ठोकर खाई है, मगर भगवान का शुक्र है कि इस दलदली जमीन का सहारा तो मिल गया। एक तरफ जहाँ गरीब बहन दलदले ससुराल में भी खुश थी, वहीं अमीर बहन के लिए शीशे का ससुराल एक फांसी बन गया था। सफाई करते उसे शीशे का फूलदान टूट जाता है। अरे अब क्या तोड़ डाला मेरी गरीब बहू? वो माँ जी, गलती से फूलदान गिर गया। बेड़ा कर कहो तेरा, जब से आई है महंगी महंगी शीशे की चीजें तोड़ रही है। ख्वाबों में भी ऐसा शीशे का ससुराल नहीं देखा होगा तूने।
माँ जी मैं इसे जोड़ दूंगी। पता नहीं मेरे बेटे ने तुझ जैसी भिखारिन को क्यों उठा लाया राज करवाने। बस कीजिए माँ जी, बस मैं इस शीशे के ससुराल में अगर सच में राज कर रही हूँ ना, तो ये राज आपको मुबारक हो। मैं जा रही हूँ। मैं नहीं करवा सकती अपनी और बेइज्जती। मैं समझ गई हूँ इस शीशे के महल में रहने वालों का दिल भी शीशे की तरह सख्त है। ये सुनकर सौदामिनी का अहंकार चूर हो जाता है। अंत में वह अपने बर्ताव को बदल लेती है। कुछ ही दिनों बाद नया साल आने वाला है। उस दिन सभी की छुट्टी होगी, लेकिन नया साल मनाने के साथ साथ होमवर्क जरूर करना। जी मैडम। कुछ ही देर में टीचर क्लास से चली जाती है। तभी पिंटू रिंकू के पास जाकर कहता है, रिंकू, तेरे घर में नया साल कैसे मनाने वाले हैं? ये तो मैं नहीं जानता। अरे तू इतना भी नहीं जानता? या तेरे घर में नए साल की पार्टी नहीं होती? नए साल की पार्टी? और क्या, मेरे घर में तो नए साल पर केक, मिठाइयाँ और बहुत तरह के पकवान बनते हैं। पापा मम्मी सभी को घर बुलाते हैं, गाना बजाना होता है और तो और नए साल पर तोहफे भी मिलते हैं। पिंटू की बातें सुनकर रिंकू हैरान रह जाता है। रिंकू एक गरीब परिवार से था, तो वहीं पिंटू एक अमीर परिवार से। उसके घर में सारी सुख सुविधाएं थीं। दोनों ही एक स्कूल में पढ़ा करते और अच्छे दोस्त थे। कुछ ही समय में रिंकू अपने घर पहुंचता है और जाते ही उसकी माँ सुमन उसे खाना परोसकर खाने को देती है। तो खाना देखकर ही रिंकू का मुंह बन जाता है। मुझे ये सब नहीं खाना, दाल रोटी हमेशा यही देती हो आप खाने को। अरे लल्ला, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहा है? दादी, नया साल आने वाला है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नया साल है, रुपया पैसा नहीं जिसके आने की खुशी हो। माँ जी, आप बिना बच्चे के सामने कैसी बातें करती हैं? उसी समय थके हारे रिंकू के पापा घर आते हैं और खाना देखकर कहते हैं, बड़ी भूख लगी है, जरा मेरे लिए भी खाना ले आओ। बाबा, नया साल आने वाला है, वो पिंटू के घर पार्टी होगी, अच्छा अच्छा खाना बनेगा, मुझे भी अमीर वाला खाना खाना है। बेटा रिंकू, ऐसी जिद नहीं करते, हम गरीब हैं, भला अमीर खाना कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे इस नए साल में 2, 4 नहीं 10 तरह का अमीर खाना खाना है। इतना कहकर रिंकू बाहर खेलने चला जाता है। तो थाली में पड़ा खाना देखकर उमेश कहता है, हाँ, हम गरीब को ये दाल रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। अरे बेटा, क्यों बच्चे की बातें सुनकर अपना दिल छोटा करता है? वो तो चंचल मन का है, आज बोला है कल भूल जाएगा। अगले दिन स्कूल जाते हुए रिंकू की पिंटू से मुलाकात होती है। तो उसका नया बैग देखकर रिंकू कहता है, तेरा बैग तो बहुत बढ़िया है। हाँ, वो नया साल आने वाला है तो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है। अरे, नया साल आने से पहले ही गिफ्ट मिल गया तुझे? और क्या, अब नए साल पर भी नया गिफ्ट मिलेगा। और तुझे पता है, नए साल की पार्टी में पिज्जा, बर्गर, टिक्की और बहुत कुछ खाने को आएगा मेरे घर पर। खाने की बात सुनकर रिंकू के मुंह में पानी आने लगता है। ये सब खाना तो बहुत स्वादिष्ट होता है, नए साल पर मैं भी यही सब खाऊंगा। ये बातें करते हुए कुछ ही देर में दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां रिंकू के दिमाग में बस अमीर खाना ही चल रहा होता है। तो वहीं पिंटू क्लास में सभी को अपने घर होने वाली नए साल की पार्टी में आने को कहता है। तुम सब आना, मेरे घर की पार्टी बहुत अच्छी होती है। रिंकू, तू भी आ जाना। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरे घर पर भी अमीर खाना बनेगा, मैं वही खाऊंगा। उसकी ये बातें सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे रिंकू, झूठ मत बोल, भला तेरे घर अमीर खाना कैसे बन सकता है? तू तो गरीब है, खाने में सिर्फ रोटी सब्जी लाता है। और क्या, मेरे घर आ जाना पार्टी में, वरना अच्छी चीजें भी नहीं खा पाएगा तू। मैंने कहा ना, मेरे घर में भी अमीर वाला खाना बनेगा। उसी समय टीचर क्लास में आती है और सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। समय बीतता है और रिंकू रोज अपने घर में नए साल और खाने की जिद करता है। कैसा बाप हूँ, मैं अपने बच्चे की नए साल पर एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। आप अपने आप को दोष क्यों देते हैं? हमारे हालात ऐसे हैं और नए साल पर रिंकू की इच्छा पूरी हो, उसके लिए मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। अरे बहू, तेरे बेटे ने 1 नहीं 2 नहीं 10 तरह का अमीर खाना खाने की बात कही है। अरे इतनी तरह का खाना तो मैंने अपनी जवानी में भी नहीं खाया। न जाने भगवान भी क्यों गरीबों को इच्छाएं दे देता है। रिंकू का गरीब परिवार नए साल पर उसकी ख्वाहिशों को कैसे पूरा करे, इस बात में उलझा हुआ था। तो वहीं पिंटू के घर में नए साल की पार्टी को लेकर सजावटें की जा रही थी।
वाह मम्मी, घर तो चमक रहा है। मेरे दोस्त घर देखकर हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल बेटा, अरे हमारी शान ही ऐसी है। अभी तो जब घर में नए साल की पार्टी होगी तो पूरा मोहल्ला देखेगा। अरे वाह, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। पिंटू रोज रिंकू और अपने बाकी दोस्तों को नए साल की पार्टी के बारे में बताकर खूब खुश हुआ करता, तो वहीं रिंकू अपने घर में कोई बदलाव नहीं देख रहा था। माँ, दादी, क्या आप लोगों को नया साल आने की कोई खुशी नहीं है? अरे मेरे बच्चे, हम गरीबों के लिए क्या त्योहार, क्या नया साल, सब दिन एक ही जैसे हैं। मतलब आप लोग कोई खरीदारी नहीं करोगे, घर नहीं सजाओगे और अमीरों वाला खाना भी नहीं लाओगे? रिंकू की मायूसी देखकर सुमन उसे बहलाते हुए कहती है, नहीं नहीं रिंकू बेटा, भला ये तुमसे किसने कहा? मैं हूं ना, मैं सारी तैयारी करूंगी और हम पूरा परिवार मिलकर नया साल धूमधाम से मनाएंगे। सच में माँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। रिंकू खुश होकर सुमन के गले लग जाता है, पर सुमन मन ही मन कहती है, हे भगवान, अपने बच्चे से ही झूठ बोल रही हूँ। पता नहीं नए साल के दिन इसे कैसे समझाऊंगी। शाम ढल रही थी। उमेश गोदाम से घर जाने के लिए निकल ही रहा होता है, तभी कुछ गुंडे आकर गोदाम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने लगते हैं। उमेश उनका डटकर सामना करता है, लेकिन वो गुंडे उसे लाठियों से पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी उमेश उन्हें गोदाम में घुसने नहीं देता। कुछ ही देर में वहां से गुजर रहे लोगों की नजर उन पर पड़ती है, तो वो उमेश को बचाकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हालत कर दी है आपकी। मैं ठीक हूँ सुमन, तुम चिंता मत करो और रिंकू को कुछ मत कहना। उसी समय गोदाम का मालिक रायचंद वहां आता है और उमेश को चोटिल देखकर कहता है, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे गोदाम को लुटने से बचाया है। उमेश, तुम जैसा ईमानदार मजदूर मुझे कहाँ मिलेगा? तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। आप हमारे अन्नदाता हैं और मैं अब ठीक हूँ। उमेश, तुम चिंता मत करो, मैं अस्पताल का बिल देकर आता हूँ, तुम आराम करो। रायचंद वहां से चला जाता है। तभी उमेश सुमन से पूछता है, तुमने अच्छा किया जो रिंकू को यहाँ नहीं लाई। आज मैं दुकान जाने वाला था ताकि उसके लिए नए साल पर कुछ तोहफे ला सकूं, लेकिन ये सब हो गया। भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हैं और आप चिंता मत कीजिए। रिंकू के लिए मैं अमीर वाला खाना खुद अपने हाथों से बनाऊंगी तो वो खुश हो जाएगा। पर बहू, तू कैसे कर पाएगी ये सब? तुझे कहाँ वो बाहर का खाना बनाना आता है? उनकी ये सभी बातें दरवाजे के बाहर खड़ा रायचंद सुन लेता है। समय बीतता है और नए साल से ठीक एक दिन पहले रायचंद उमेश को अपने घर दावत के लिए बुलाता है। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं मजदूर आपके घर दावत कैसे खा सकता हूँ? ऐसा मत कहो उमेश, तुम्हारी मालकिन इसी बहाने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है, तो कल अपने परिवार के साथ समय से आ जाना। उधर रिंकू अपने घर के शांति भरे माहौल को देखकर बहुत उदास था, तो वहीं पिंटू बहुत खुश था। नए साल का दिन आता है। सुबह सुबह रिंकू का पूरा परिवार मिलकर भगवान की पूजा करता है। शाम होते ही रिंकू की माँ उसे नए कपड़े ला कर देती है। इसे पहन ले बेटा, आज हमें तेरे बाबा के मालिक के घर जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। अगर बेटा मेरा नहीं जाएगा तो हम कैसे जाएंगे? चलो बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। न चाहते हुए भी रिंकू तैयार होकर अपने परिवार के साथ निकल जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ पिंटू के घर पर नए साल की पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी थी। तरह तरह का खाना टेबल पर लगाया जा रहा था। पार्टी में आए लोग नाच गा रहे थे। इतनी देर में गली के कुत्ते दूसरे दरवाजे से घर में घुस जाते हैं। अरे पिंटू, बहुत भूख लगी है। तो फिर चलो स्वादिष्ट खाना खाने। पिंटू अपने दोस्तों को खाने वाले कमरे में ले जाता है, तो वहाँ सभी कुत्तों को खाना खाते देखकर सभी चिल्लाने लगते हैं, भागो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। इधर कुत्तों की वजह से पिंटू और पार्टी में आए लोगों को भूखा रहना पड़ता है। तो वहीं रायचंद के घर पहुंचकर रिंकू का परिवार तरह तरह का अमीरों वाला खाना देखकर दंग रह जाते हैं। टिक्की, बर्गर, पिज्जा, आइसक्रीम, कितना कुछ है बाबा खाने को यहाँ पे। खाने की टेबल पर टिक्की, बर्गर, पिज्जा, बिरयानी, शाही पनीर, पनीर टिक्का, इस तरह 10 तरह के अमीर वाले खाने को देखकर रिंकू फूला नहीं समाता और बहुत खुश होकर सब कुछ देखता है। तभी रायचंद कहता है, हाँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है, जितना चाहे उतना मर्जी खाओ। उमेश नम आंखों से रायचंद की ओर देखता है तो समझ जाता है कि आज के ही दिन रायचंद ने उसके पूरे परिवार को दावत पर इसीलिए बुलाया ताकि रिंकू अमीरों वाला खाना खा सके। इस तरह जहां खाना देखकर रिंकू की उदासी खुशी में बदल जाती है, तो वहीं पिंटू के अरमानों पर पानी फिर जाता है।